Hello and a very good morning. You're watching Rajya Sabha television on this big budget day. All eyes are on Finance Minister Arun Jaitley, where he will present the union budget for 2016-17 in a short while from now. And we here at Rajya Sabha television are bringing you those updates, continuously speaking to guests and also bringing you updates from various centers across the country to give you a sense of what's happening and what's expected of this budget. I'm Frank Pereira. With me is Kavindra Sachin. यहाँ स्वागत है आप सबका। और आपसे कुछ देर के बाद यानी ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और उसके बाद लगातार चर्चा होगी कि इस बजट में आपके लिए क्या खास है और देश के लिहाज से, आर्थिक नीतियों के लिहाज से किधर हम आगे बढ़ रहे हैं। खास मेहमानों के साथ लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। संसद में आज 2016-17 का आम बजट लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री करेंगे पेश। कृषि और उद्योग जगत में संतुलन पर होगा खास जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में रखेंगे बजट का विवरण। सदन में दोपहर 1:30 बजे राजकोषीय नीति का ब्यौरा भी होगा पेश। बजट से नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स की छूट सीमा में इजाफे की उम्मीद। टैक्स स्लैब में भी हो सकता है बदलाव। आर्थिक सर्वे में छूट की सीमा नहीं बढ़ाने की सलाह। वित्त मंत्री का मेक इन इंडिया को रफ्तार देने पर हो सकता है जोर। निर्यात को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं कई ऐलान। स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी होगा ध्यान। बैंकों का बढ़ता एनपीए वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती। सरकारी बैंकों की माली हालत सुधारने के लिए हो सकते हैं कई ऐलान। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर होगा जोर। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली अब से कुछ देर के बाद 2016-17 का आम बजट पेश करेंगे। एनडीए सरकार का यह तीसरा आम बजट है। हालांकि मौजूदा सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा। लोकसभा में वित्त मंत्री 11 बजे बजट रखेंगे और साथ ही राजकोषीय नीति विवरण 2016-17 राज्यसभा के पटल पर भी रखेंगे। इसके बाद इसे राज्यसभा के सदन पर रखा जाएगा और वित्त मंत्री दोपहर 1:30 बजे इसे सदन में पेश करेंगे। चुनौतियों के लिहाज से कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे अहम चुनौती इस बजट में है कृषि और उद्योग जगत की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने की और उसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच देश में विकास की रफ्तार को बढ़ाना और सरकारी खर्च बढ़ाने के साथ संसाधन जुटाना भी अहम लक्ष्य होगा। एक के बाद एक सूखे और फसल की गिरती कीमत से कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है और ऐसे में वित्त मंत्री ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योजनाओं में अधिक खर्च का दबाव भी उन पर साफ है। वित्त मंत्री को विदेशी निवेशकों का भरोसा भी जीतना होगा जो तेज सुधारों की मांग कर रहे हैं। उधर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और वन रैंक वन पेंशन को लागू करने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की चुनौती भी उनके सामने है। बजट में ये भी देखना अहम होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के सुझावों को कहां तक अपनाया गया है। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और ज़्यादा लोगों को कर दायरे में लाने पर भी वित्त मंत्री का जोर होगा। Well, joining me on the program right now, of course, is Yatish Rajawat, senior journalist, as well as Sanjay Kumar, senior advisor at Deloitte. Thank you, gentlemen, for being with me on the program, being with us on the program. And also, we're getting you live updates from Parliament as well, where our correspondent Vishal Dahiya is standing by. First, of course, over to Vishal Dahiya. Vishal, over to you. Well, Frank, out here, the cabinet meeting is about to come to an end. There is a general procedure every year wherein there is a cabinet meeting just before the budget is being presented for the approval, giving approval to the budget. Although it's just a usual formality, but the meeting is underway right now. It has been almost half an hour. And what we understand is that within the next few minutes, the meeting would be over and all the cabinet ministers, along with the Prime Minister, will move towards the Lok Sabha, wherein at 11 o'clock sharp, the Finance Minister will present the union budget. As far as the budget is concerned, well, yes, there are a number of expectations and there are several issues which the government, specifically the Finance Minister, would like to go ahead and address in this budget. But then there is going to be, a thirst on several specific sectors such
as industry as well as agriculture, but also we will have to wait and watch as to what kind of financial attitude will the government have towards the social sector schemes on which we have seen a lot of impetus being given, a lot of focus being given by Narendra Modi government in the previous two budgets. All right, Vishal, stay with us. We'll come back to you in just a bit. But before that, of course, talking about expectations, Sanjay, what are the expectations of the corporates? You represent one of those big corporates, the big four here in India. We have already heard a lot about some bit of that the limits going down, the taxable, the rates are likely to go down, and that was announced in the last budget itself. So we should see some kind of roadmap and some exemptions being phased out. Now, which will be that and how that is getting prioritized, we'll have to wait for the budget to be announced. But typically, if we have to see, then some of the area exemptions which have had a lot of flack in various studies, etc., they should be the first target, because ultimately, if you see the revenue foregone, that's also not very much. It's only about 7% of the total amount of revenue receipts. So if I have to suggest, then that will be one area which we need to, and then I'm talking about all these 80 IAs, 80 IB and 80 IC. And particularly in that, 80 IC is the one कैंडिडेट विच शुड फॉल आउट ऑफ द टैक्स कोड। क्योंकि बजट में संजय सबसे अहम है जो कुछ देर के बाद पेश होगा, तमाम एक आम जन, एक आम दर्शक की जो भूमिका है, उसको लगता है कि क्या बचेगा या क्या उसकी जेब में कम पैसा निकलने की उम्मीद दिखती है। उस नज़रिए से अगर मैं कहूँ, टैक्स का एक स्लॉट है, दूसरे कुछ सेक्टर जो आम लोगों को ज़्यादा मैं कहूँ कि इफेक्ट करते हैं, वहाँ पर क्या आपको उम्मीद दिखती है? एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि पर्टिकुलरली फॉर जो इंडिविजुअल के लिए उनका ये है मानना कि एक्सपेक्टेशन है कि वो लिमिट बढ़ जाए, 2.5 लाख से बढ़ के वो 3 लाख हो जाए। हालांकि इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से ब्रैकेट क्रीपिंग, जो लोग नीचे के लेवल पर वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं, तो उस चीज़ को इंडेक्स करने की भी सख्त ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि अगर हम ये देखें कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना है, तो टैक्सेबल लिमिट को लो रखिए तो ऑटोमेटिकली लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। बट अगर मुझे दोनों के बीच में बैलेंस करना है तो, और आम आदमी को कुछ बेनिफिट पहुंचाना है, तो उस लिहाज से तो ये बहुत ज़रूरी है कि लिमिट बढ़ाई जाए और कुछ अलग मेजर्स लाए जाएं जिससे कि टैक्स नेट बढ़ जाए। सो मेरे हिसाब से ये बहुत अहम रहेगा और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि लिमिट को बढ़ाई जाएगी। विशाल, आप लगातार कवर कर रहे हैं लंबे अरसे से संसद की कार्रवाई, लेकिन हर कोई हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं यहाँ पर। जैसे कि संजय ने कहा कि टैक्स लिमिट को लेकर भी एक बड़ी उम्मीद है। आपकी नज़र पर्सनल लेवल पर मैं पूछूं, अगर किस पर नज़र होगी इस पूरे बजट में? देखिए, सीधे तौर पर जहाँ तक आम आदमी की बात है, कविंद्र, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या फिर स्टूडियो में बैठे हमारे मेहमान मौजूद हों, तो सबकी नज़र, जैसे अभी हमारे मेहमान कह रहे थे, आम इंडिविजुअल जो है, आम आदमी जो है, उसकी नज़र इस बात पर रहेगी कि किस तरह से उसको पर्सनली फ़ायदा मिल सकता है। और किसी भी आम आदमी को अगर पर्सनल फ़ायदा देखना है तो उसमें जो इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट की बात है वो, या फिर इसके अलावा जिस तरह से जो सेविंग स्कीम्स हैं, ख़ासतौर पर जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उनमें किस तरह की छूट मिल सकती है, या फिर उनमें किस तरह से जो आम आदमी है उसको एक तरीके से लाया जा सकता है उन सेविंग स्कीम्स की तरफ, अलग अलग प्रोत्साहन देकर, या फिर कुछ कोई नई स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र जो रहेगा वो रहेगा सामाजिक क्षेत्र, यानी कि सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर जो पेंशन योजनाएं जो शुरू की गई थी पिछले बजट में, या फिर जनधन योजना की जो बात की गई थी, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है और उन परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या उनमें सरकार और धन लगाना चाहेगी, क्या उनमें किसी और तरीके से, किसी और रणनीति से उनको आगे बढ़ाना चाहेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि इनका सीधा असर और इनका सीधा वास्ता आम आदमी से पड़ेगा। जी, शुक्रिया विशाल आपका इस अपडेट के लिए। तो फ्रैंक, बहुत अहम है कि टैक्स को लेकर सबकी नज़रें हैं अतीश, लेकिन आम जन के लिहाज से जो टैक्स कलेक्शन का मैं कहूँ दायरा है, क्योंकि एक बड़ा सोर्स गवर्नमेंट का है, उस लिहाज से कितना स्पेस आप देखते हैं सरकार के सामने, या फिर क्या और रास्ते आपको दिख रहे हैं इसमें? देखिए, उसमें ज़्यादा एल्बो रूम तो है नहीं। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन का टारगेट इन्होंने 47,000 करोड़ रखा था और उसके वो टारगेट नहीं मीट कर पाएंगे। ये पिछले 3 साल से उस टारगेट को नहीं मीट कर पाए। उसकी पूर्ति हो रही है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, और वो भी एक्साइज कलेक्शन पेट्रोल और डीजल पे। इस माहौल में आप इनकम टैक्स जो एक तरह मतलब स्टेडी सोर्स ऑफ
रिसीट रेवेन्यू रहा है सरकार के लिए, तो ज़्यादा आप घटाफेर नहीं करेंगे। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये होती है कि मैं मान लीजिए जनरल डिडक्शन 25,000 से कम करता हूँ, तो मेरी ओवरऑल रिसीट कलेक्शन कम ना हो, उतने नए टैक्स पेयर मेरे नेट में आ जाए। तो किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी अपने डायरेक्ट टैक्सेशन की रिसीट की टारगेट को कम नहीं किया है। Indeed. Talking about direct taxation and indirect taxation, you're saying that direct taxation is not going to see much of a change this time. So are we going to see something on the front of indirect taxes, maybe bringing it closer to that 18% that everyone's been talking about as far as the GST is concerned? So, I mean, technically speaking, they've already set a limit for indirect taxation. जब आपने GST, if you put a limit on GST, you have put a limit on excise, sales tax, octroi, and all these other things combined. Now, the shape of GST is likely to change depending upon how the opposition behaves in the parliament. If it goes the money bill route, then of course all the octroys and the state taxes will get out of it. So then there is a chance for the state to play around with those taxes. Now that is not part of central budget, but it will have an impact on people's pocket. The other part, which is a big cause of concern and which is also contributing to inflation and to food inflation, is the rising excise tax on petrol and diesel. Now, there has been a perpetual demand that the fall in the oil prices has not benefited the common citizen. The government has basically used the collection on this petrol and diesel to meet the shortfall in the corporate tax and other direct taxes. They will have to rationalize it. They will have to give people back something on that count. They will have to cap it somewhere. Unless until the finance minister is forcing a really grim situation ahead, and that will be an indicator if he doesn't cut it. That that there is a grim situation ahead, Right. and I don't want to cut one assured source of my revenue and receipts. Sanjay, one of our biggest bills is the fuel bill, and that is almost at an all-time low now if you look at the last 1 decade or so. So is it the right time really for the finance minister to take some drastic steps and bring about some major changes? Where is the fiscal space? If you see, in the economic survey itself, then they calculated the buoyancy rate, the tax buoyancy, and they pointed out that it's about 1, which basically means that the growth in the economy is not really being captured, more than in the tax growth. And if you see the earlier years, because they have divided they have one that they have done is the average between 2012 to 14, where they pointed out at 1. But in the last few years, it has actually been low. So where is the fiscal space? The fiscal space is that, so they need to bring something more in terms of, bringing some new tax or to improve their tax administration by which they could capture, more taxes. But that, unless they do some bit of reforms on the administration side, which is the delivery of the policy, that fiscal space is not coming to them. So on that, we should be looking on. At the same time, the finance minister on the corporate tax did give some bit of assurance, give a kind of roadmap that in 4 years they're going to reduce from 30% to 25%. So that also is standing there, and then you have and when the finance minister looks at it, he does not look at between the direct taxes and indirect taxes. Of course, both are equally important because they cover almost like 14 lakh crores, 14.5 lakh crores. हमने देखा पिछले 1 साल में जो फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, स्टार्टअप इंडिया हो, इस तरह की कई सारे बड़ी योजनाओं को प्रचार करने का मौका दिया गया और उसको लाया गया। क्या इस बजट में भी कुछ आप देखते हैं फोकस, नया फोकस कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, कुछ इस तरह की फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में आप उम्मीद कर सकते हैं, या फिर रूरल इंडिया के लिहाज से? रूरल इंडिया के लिए तो काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, और इन्होंने बोला भी है कि महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, तो उस पर काफ़ी फोकस होगा। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि रूरल इकॉनमी को बूस्ट करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप ये देखें कि कितना उनका, हालांकि उन्होंने जैम के थ्रू उसको इंक्लूड करने, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की है और उस पर काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं, और वो काफ़ी अहम मुद्दा है।
बट ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, और जब रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है तो कॉर्पोरेट इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ सकती है, बिकॉज दोनों इंटरलिंक्ड है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कॉर्पोरेट इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की सख्त ज़रूरत है। सो उस लिहाज से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इस पे आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी हार्टलैंड में इतने इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ तो इनको आप करेंगे राजनीति का जो है कुछ उसकी एक छाप या फिर उसके एक डायरेक्टिव्स जो है वहाँ पर इस बजट में दिखेंगे। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तो अलग अलग है नहीं। यतीश, क्या वाकई आपको ऐसा दिखता है कि इस वक्त जो टाइमिंग है उस लिहाज से कई राज्यों में चुनाव है, उसका थोड़ा सा कहीं कुछ बजट के जरिए गाड़ी होती है ना, गाड़ी का पीछे वाला चक्का होता है जो चलता है, आगे वाला चक्का तो डायरेक्शन देता है। तो अब पीछे वाला जो चक्का है ना वो खेती है, उसी से आगे वाला चक्का जो है एक पॉलिटिक्स का है और एक है कॉर्पोरेट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। तब तक ये पीछे वाले चक्के पे आप जोर नहीं डालेंगे तो ना तो राजनीति चलेगी और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ या कॉर्पोरेट सेक्टर में रिवाइवल होगी। Interesting, very, very interesting. But let's take it forward now and talk about something else, because there are a lot of expectations as far as the budget itself is concerned, Yatish, and a lot of people looking for direction as well. One of them, of course, is the RBI governor, who's directly said that I'm going to look at the budget first and then decide what needs to be done next. So is the finance minister going to give the RBI governor some kind of direction, something to look forward to? You know, it is interesting you asked that question, because I mean the finance minister has been trying to give direction to the RBI governor for, I think, since he became the finance minister. Whether he's taking those directions in the same spirit is a different question altogether. Now, he doesn't need to use the budget to give a direction. I mean, he can pick up a phone and say that, you know, this is what I think about things. But one big direction which he could give is the fact that if he decides that the priority at this point in time for the country, and he takes that risk, that the priority for this time in the country is economic growth, and I am willing to ease the fiscal deficit targets a little bit to achieve this growth. Therefore, if I am willing to take that risk, how much of the risk is the central bank willing to take? Not only in terms of easing interest rates, because we've seen that those easing of interest rate really don't function beyond the balance sheet of the banks. They don't actually translate into higher loans or borrowings in the market, nor in lower interest rate, because banks don't pass on that thing. But will he therefore now act much harder, harsher, better in terms of controlling and pulling the NPAs from the banking balance sheets? So that, you know, the so-called courage of the finance minister can get reflected by the actions of the governor. He can inspire him. I mean, he cannot direct him. He can inspire him. Yeah. क्या सही जो यतीश कह रहे हैं, इस बजट में जो कि कुछ देर के बाद अब पेश होगा, क्या वो अहम बातें हैं? अगर वो देखेंगी तो आपको लगेगा या हम लोग फील कर पाएंगे कि ये एक डेयरिंग बजट है, बोल्ड बजट है? मतलब अगर एनपीएस को हटाना है तो हटाना है, और इसमें दूसरा मुद्दा तो है नहीं, और उस पे और सम इंडिकेशन तो ऑलरेडी आ चुका है कि देयर विल बी सम recapitalization, there will be some funds allocated for the bank's recapitalization, there will be some fund so that they reduce the amount of NPA, because NPA अगर जब तक की growth 8 या 10% नहीं होता है, many of these NPAs may not become performing assets. So it's very important that one, that the growth picks up. Second, that many of these NPAs, which are presently not having as much of market based or the indicated prices, they start selling it in the market as the performing assets. And then, so the banks are able to recover that. Till that happens, I think the government will have to sustain, because bank failure is not an option in India. Most of the banks are private sector, public sector banks. So they need to be sustained for some time. And to that extent, the government will have to allocate some extra funds on that. लेकिन जो पिछले मैं कहूँ कि 7 से 10 साल के बीच में लगातार ये स्थिति पहले से बिगड़ती रही है, बावजूद इसके कि सरकार की ओर से कई बार कदम उठाए गए या फिर कई तरीके से उनको मैं कहूँ कि हेल्प करने की कोशिश की गई, फिर सरकार करेगी क्या? क्योंकि लगातार जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं
वो एक्सपेरिमेंट उस तरह के रिजल्ट नहीं दे रहे जिसकी उम्मीद सरकार करती रही है। सही है, लेकिन दे कैनॉट स्टॉप द जर्नी इन बिटवीन. They have to sustain it, and to that extent they will have to do something on गलती the. एक बार कर दी और गलती को आप दोहराते रहें तो वो सही नहीं होता। यानी आप कह रहे हैं कि जो उनको खड़ा करने के बार बार प्रयास हो रहे हैं वो वो बड़ी गलत है, गलत है। उस पर आपको देखिए, मिड स्ट्रीट को सब्सिडाइज नहीं कर सकती। रिकैपिटलाइजेशन आप करेंगे तो आप सोचते हैं कहाँ से पैसा जाएगा, सरकार के खजाने से जाएगा पैसा, वो कहाँ से आया? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कहीं भगवान ने तो नहीं दिया यार, किसी वो जापान ने तो लोन नहीं दे दिया। वो रिकैपिटलाइजेशन के अगर तरीके वो बदलते हैं और कोई ऑल्टरनेटिव तरीका निकालते हैं, ऑब्वियस तरीका है कि आप अपना स्टेक बेचिए, उस पर अपना कंट्रोल कम कीजिए इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, इनको इंडिपेंडेंट करिए। पेनफुल प्रोसेस है, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ पावर दिखता है सरकार को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक आपके अंगूठे के नीचे चलते हैं, पॉलिटिकल पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम सोच रहे थे कि नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 7 साल ने दिखा दिया है कि वही स्थिति है। गलतियां हुई हैं, एनपीए खड़े किए गए हैं, उन कंपनीज के पास खड़े किए गए हैं जो प्रमोटर्स खुद बहुत अमीर हैं, उनको मतलब दसों हजारों करोड़ मिले हैं अपने कंपनीज बेच के, फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी कंपनीज के लोन नहीं चुकता किए। तो अब ये चक्रव्यूह टूटना चाहिए ना कहीं, ऐसे थोड़ा ना कि चलता ही रहा है जैसे चल रहा है और हमने पहले चलाया था, अभी हम ऐसे चलाएंगे नहीं। You spoke about disinvestment, and there was a roadmap in the previous budget as well about disinvestment. So do you see that scope being widened further? It should be. I mean, recapitalization and disinvestment, particularly for public sector banks, should be combined together. Why are we not willing to cede control? Why are we falling back to the early 2000 when public sector banks were almost seen as a hegemony of the ruling party? Chairman appointments, board appointments, disbursement of loan, we thought we had passed that era. These NPAs clearly show that we have not passed that era of political interference in the functioning of public sector banks. That can only happen if the government stakes comes down, these banks are allowed to function as banks. Private sector banks are also operating. Why have they such small NPAs? They're not operating out of this country, they're operating in the same environment. Why didn't they have the same kind of outstanding to these corporate groups? They consciously chose. Somebody chose there that I will not lend to this because this is risky. It was not rocket science. Was public sector banks sitting in a room that there was no light and air, and private sector banks that were sitting in the open? Why this difference? I think the time has come to address this bigger debate. And that is, I hope he gives the direction on that. And he, as a finance minister, he can give a direction on that. He cannot give direction to the central banker, but he can certainly say that, I am going to recapitalize these banks through this investment. I think that this is the roadmap for this. I don't think so the Main Street should subsidize the Main Street. I don't think so the rich promoters should be subsidized from the pockets of the tax, income tax of individuals. Sure, you want to say If I can add to what he just said, and there are 2 issues in that. And that is something which can be spelled out in this budget. One, don't chase only the debt, chase the debtor. The point that he made that there's some promoters who are having a very good lifestyle, but they are not paying the debt. So and that is a kind of concept which has been adopted in many other countries. I come from the tax background, but even on the tax background, tax side, same, the process is being done. So bring that aspect. The second is the risk assessment. You have to put in place, and on that, because the public sectors are not doing as much of risk assessment or of the any application which comes for loan, and do it on the basis of certain very developed risk assessment. To that extent, if the finance minister gives the kind of roadmap or some kind of indication so that the management style of these banks when giving out loans, that changes. Okay. But having said both the things, nonetheless, at this juncture, what is the way out?
And this is why I said that, you need to sustain it. Let's for wait some and time. we'll know the way out. I know. You just have to wait for a few more minutes. बिल्कुल Yes, और जो एक बात बार बार कही जा रही है शायद पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी सी उसमें सुधार हुआ है, मैं उस पर जाना चाह रहा था। सब्सिडी और टैक्स, एक बड़ा वर्ग है जो सब्सिडी भी ले रहा है और उसके साथ अब उससे टैक्स भी ले रहे हैं। धीरे धीरे जो ई सिस्टम लागू किया गया कई जगहों पर, उसके ज़रिए उसमें ज़रूर सुधार दिख रहा है और शायद यतीश भी इससे सहमत होंगे, लेकिन कई ऐसे बड़े सेक्टर या फिर बड़ा एक एरिया है जहां पर अभी भी शायद वो स्थिति नहीं आ पाई है। क्या उस दिशा में कोई कदम आप देखेंगे? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 34% ऑफ द subsidy, the fertilizer subsidy, goes to the small and marginal farmers. The rest are the leakage. So that's a huge area. And fertilizer regime, the present, retention price scheme is really crying for help. We need to do something on that. Otherwise, there's no end to it. Number one. Number two, you're also not able to direct it properly. So we should see something in this budget on the subsidy directions, on the, and with the JAM, Jandar, Aadhaar, and the mobile, they would try and bring something on this. And so to that extent, we should be expecting and looking at very carefully on the announcements made by the finance minister in this आपका budget. टेक सब्सिडी को लेकर? अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो मुझे तो इकोनॉमिक सर्वे समझ में नहीं आया कि 34% कैसे कह रहे हैं वो। कौन बाकी वो 56% या 66% लोग कौन है जिनको नहीं पहुंच रही है? फर्टिलाइजर सब्सिडी मतलब इन्होंने जो नई पॉलिसी इंस्टीट्यूट की थी उससे ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गई है। मतलब लाइक नाउ दे हैव यू कैन ओनली बाय वन काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, वो बाकी नहीं फर्टिलाइजर खरीद सकता, उसको इतना कम नियमित कर दिया। अब आप चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी अगर खेत की बढ़े और बिना फर्टिलाइजर के बढ़ जाएगी तो आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं या फिर आप इकोनॉमिस्ट हैं? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ज़्यादा हैं। हमारे सरकार में जो इस तरह की बातें सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको रिड्यूस करने से योर ऑब्जेक्टिव इज, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? कि किसान की खेत से उपज बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े, ना कि ये 15,000 करोड़ को हम 13,000 करोड़ करके 2,000 करोड़ से कुछ बचा लेंगे, हासिल कर लेंगे। It's almost 11 and it's time to cut across live and go across for the budget session. But thank you so much, Yatish Rajawat and Sanjay Kumar, for being with us on the program. That's it from Kavindra and me. Time to cut across live to Parliament now and watch the budget in session. In fact, we've got some more time. We've got about a minute or so for that to start. So final comments from both our guests here right now. What is it that we need to keep our eyes out for, Yatish? No, I think now is the time that we should give the last word to the finance minister. चलिए Even if it is 30 seconds.